नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 31 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस में है। देखिएगा, कल अपने बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की। कल हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की। जिसको हमने नाम दिया था, जो परिभाषा हम बात कर रहे थे, शुक्रजनन जिसको हम कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को मैंने बताया था कि दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग था इसका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी जो घटना थी वो थी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो थी, इसका हम यदि डेफिनेशन की बात करें तो मैंने कल बताया था कि आपको जो शुक्राणु निर्माण होता है वो शुक्राणु निर्माण एक लंबा प्रोसेस है। लंबे का मतलब उसके अंदर यूँ कह सकते हैं कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ यूँ कह सकते हैं स्टेजेस होती हैं। उनमें से दो मुख्य स्टेज हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसका अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड सेल्स, फॉर्मेशन of spermatid cells by germinal epitheliums, by germinal epithelium। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की जब घटना होती है तो मैंने बताया था ये तीन भागों में संपन्न होने वाली घटना है। पहली घटना क्या थी? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। दूसरी जो घटना थी वो थी अपनी ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज। थर्ड जो थी वो थी मैच्योरेशन स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज। आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन स्टेज के अंदर हमेशा क्या होता है कि जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ग्रोथ स्टेज के अंदर कोई विभाजन नहीं होता बल्कि कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। मैच्योरेशन स्टेज के अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री क्या होता है? सेकंड विभाजन होता है। ये तीनों ही घटनाएं स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होती है और oogenesis में भी होती है। और तीनों ही घटनाएं जब होती हैं तो अंत में जाकर के मैच्योरेशन स्टेज जब आती है तो एक हैप्लोइड सेल का निर्माण होता है, चाहे वो oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो। अब यहाँ हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो जब थर्ड स्टेज आती है मैच्योरेशन स्टेज, तो उस दौरान एक हैप्लोइड सेल का निर्माण होता है और उस हैप्लोइड सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटिड सेल, शुक्राणु पूर्वी कोशिका, जो कि गोलाकार होती है, इमूवेबल यानी एचल होती है। तो गोलाकार एचल स्पर्मेटिड कोशिका का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। अब देखिएगा, उसके बाद में दूसरी घटना आती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस जिसको हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु जनन या शुक्राणु जनन जिसको हम कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्या परिभाषा है कि जो बनी हुई एचल और गोलाकार स्पर्मेटिड सेल है वो आगे जाकर के लंबी पूंछ युक्त बेलनाकार संरचना किस में चेंज हो जाती है? स्पर्म में चेंज हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इस घटना को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एचल शुक्राणु पूर्वी कोशिका का चल या गतिमान पूंछ युक्त बेलनाकार संरचना शुक्राणु में चेंज होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो अपनी दोनों ही घटनाएं देखेंगे कि ये दोनों घटनाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। अब देखिएगा कि अपने जो बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि हम तीनों अवस्थाओं में पहले तो हम पहली अवस्था को पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को। उसके बाद में हम बात करेंगे जो सेकंड घटना है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो अपने तीनों अवस्थाएं मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योरेशन स्टेज, ये तीनों ही आती हैं। तो तीनों को अपने देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक आरेख से, आरेख की हम बात करेंगे।
ये देखिएगा स्टूडेंट, अब ये सारी घटना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। यानी इस पूरी घटना के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया अपने को समझ में आ जाएगी इस आरेख के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो भाग होते हैं। पहला भाग तो कौन सा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरी घटना कौन सी हो रही है, स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों अपन देखने जा रहे हैं। तो पहली स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है। इसके अंदर 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैचुरेशन स्टेज। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें जब बात की थी वर्षण की आंतरिक संरचना की, तो वर्षण की आंतरिक संरचना में आपको बताया था कि जो वर्षण होता है उसके अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल के अंदर कौन सा विभाजन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। उस घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो कैसे होता है, सबसे पहले देखिएगा, ये वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होगी। इसके अंदर सबसे पहले समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिकाएं। अब चूंकि समसूत्र विभाजन यहाँ पर हो रहा है, तो समसूत्र विभाजन जैसे ही होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। दोनों समसूत्र विभाजन से बनती है, इसलिए 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी 2n होती है। और बनी प्रत्येक कोशिका को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, इनके अंदर वापस से समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन होता है तो चूंकि 2n सेल खुद ही है तो इनसे 2n सेल ही बनती हैं सारी की सारी, और इनको भी हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनसे, और उनसे जो जितनी भी कोशिका बनती है मल्टीप्लिकेशन स्टेज के अंदर, उनको सबको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी आगे विभाजित होकर के स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर रही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये अपने स्पर्मेटोगोनिया बन रही है, इनको हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, इनको शुक्राणु मात्र कोशिका कहा जाता है। अब इस स्टेज को मल्टीप्लिकेशन स्टेज यानी गुणन प्रावस्था कहा गया है हिंदी में। गुणन प्रावस्था का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम की एक सेल जो है उससे इस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया जो है समसूत्र विभाजन के द्वारा बन रही है, सारी की सारी डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनेगी तो शुक्राणु उतनी संख्या में क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। इसलिए शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन स्टेज का होना आवश्यक है। यूँ कैसे देख सकते हैं कि गैमेट्स की संख्या ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन स्टेज का होना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणुओं को गति करनी पड़ती है अंडे तक जाने के लिए। तो जो जिनमें बाह्य निषेचन होता है उन जंतुओं के अंदर खासकर शुक्राणु को अनेक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, गति भी करनी पड़ती है। तो इसलिए यदि शुक्राणु पहले से संख्या में कम होंगे तो वो शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो निषेचन जैसी क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए शुक्राणु और अंडाणु संख्या में अधिक पैदा किए जाते हैं ताकि उनकी निषेचन की या उनके मिलने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या बनी रहे। इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज या ये गुणन प्रावस्था पाई जाती है। तो गुणन प्रावस्था के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम से बनी सेल क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया सारी क्या होती है, 2n होती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होता है कि जितनी स्पर्मेटोगोनिया बनती है वो सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, अपने आकार को बड़ा कर लेती है। आकार को बड़ा करती है तो इस दौरान ये कोई विभाजन नहीं करती है, केवल आकार को बड़ा करती है। और आकार को बड़ा करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोशिका द्रव्य पदार्थ हो चाहे केंद्र के पदार्थ, उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद में बनी हुई कोशिका को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और ये चूंकि बिना किसी विभाजन के बनी है इसलिए इसको 2n कहते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया ने केवल अपना आकार बड़ा किया है। स्पर्मेटोगोनिया पहले से ही 2n है और 2n कोशिका अपना आकार बड़ा कर, इसलिए कोशिका का नाम तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है क्योंकि आकार बड़ा हो जाता है। और इस कोशिका रहती क्या 2n होती है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टेज कहते हैं। ग्रोथ स्टेज जो है वो कोशिका के आकार में वृद्धि को ही कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं मैचुरेशन स्टेज। मैचुरेशन स्टेज को हिंदी में कहते हैं परिपक्वन अवस्था। और परिपक्वन का यहाँ मतलब क्या होता है कि जो कोशिका यहाँ बन रही है वो परिपक्व का मतलब अगुणित होनी चाहिए। और अगुणित का मतलब क्या है, यहाँ पर अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड जो विभाजन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो उस अवस्था को यहाँ पर क्या कहा गया, परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन स्टेज कहा गया है। तो परिपक्वन या मैचुरेशन स्टेज की यदि हम बात करें तो अपने पास ग्रोथ अवस्था ग्रोथ स्टेज से प्राप्त प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। अब उनके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। अब आपको स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि आपने कोशिका विभाजन पढ़ा है, और कोशिका विभाजन जब भी आपने पढ़ा है तो उसके अंदर
दो तरह के विभाजन पढ़े हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री के अंदर जो है पैतृक कोशिका से बनी हुई संतति कोशिकाएं जो होती हैं वो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में आपने पढ़ा होगा कि जो बनी हुई संतति कोशिकाएं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। तो आधी होने के कारण जो है विभाजन है अर्धसूत्री फर्स्ट, उसको न्यूनकारी विभाजन कहा गया है। अर्धसूत्री फर्स्ट को क्या कहा गया? न्यूनकारी इसलिए कहा गया क्योंकि अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर ही गुणसूत्रों की संख्या अपनी संतति कोशिका में क्या रह जाती है? मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। इसलिए अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। अब देखिएगा ये 2n सेल होती है, अब 2n सेल होती है तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ जिसमें मात्र कोशिकाओं की तुलना में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी, जिसको हम कहते हैं एन हैप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं या इस अवस्था को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री सेकंड होता है। अर्धसूत्री सेकंड आपको पता होना चाहिए जो कि समसूत्री की तरह ही होता है, जिसमें जो घटनाएं चलती हैं वो समसूत्री की तरह चलती है। तो अर्धसूत्री सेकंड को हम न्यूनकारी नहीं कहेंगे बल्कि किसको कहेंगे? अर्धसूत्री फर्स्ट को न्यूनकारी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मात्र कोशिका की तुलना में संतति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई? आधी रह गई है। अब अर्धसूत्री सेकंड जब होगा इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो यहाँ एन क्रोमोसोम है, तो एन क्रोमोसोम है तो अर्धसूत्री सेकंड से इनसे जो है कोशिकाएं जो बनती हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं। उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या एन यानी हैप्लॉइड ही रह जाती है। क्या रह जाती है? हैप्लॉइड ही रह जाती है। दिख रहा है आपको? अब क्या होता है कि अर्धसूत्री सेकंड जैसे कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड, शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं बन जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब हमने पहला जो प्रोसेस पढ़ा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं उनसे स्पर्मेटिड का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या शुक्राणुपूर्वी कोशिका का निर्माण, जो हमने कर लिया है। अब आपको दिख रहा है शुक्राणुपूर्वी कोशिका जो होती है गोलाकार होती है और इमूवेबल होती है, एचल होती है, इनके अंदर किसी प्रकार की गति मूवमेंट इनमें नहीं पाया जाता। जबकि शुक्राणु आपने देखा होगा गतिशील होता है, मूवमेंट करने वाली एक संरचना होती है, इसमें पूंछ पाई जाती है, जबकि स्पर्मेटिड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक की घटना जो है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में पूरी हो चुकी है। अब दूसरी घटना कौन सी घटती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बनी हुई स्पर्मेटिड सेल्स होती हैं वो अपने आकार आकृति में परिवर्तन करती है और अपने से अधिकतम पदार्थों का त्याग कर देती है। अधिकतम पदार्थों का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। और त्याग करके फिर वो क्या करती है? लंबी बेलनाकार पूंछयुक्त संरचना में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। तो स्पर्म या शुक्राणु बन गए। अब देखिएगा स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनते हैं ये अपने अगले प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे, परंतु आपको यहाँ ये थोड़ा सा देखना है कि स्पर्मेटिड गोलाकार एचल संरचना जबकि वो लंबी बेलनाकार पूंछयुक्त संरचना शुक्राणु में चेंज हो गई। तो ये घटना क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। और इसकी परिभाषा मैंने आपको ये बताई थी कि स्पर्मियोजेनेसिस में एचल गोलाकार शुक्राणुपूर्वी कोशिका जो है अपने में से अधिकतम पदार्थों का त्याग कर देती है और पूंछयुक्त संरचना शुक्राणु में चेंज हो जाती है। इस घटना को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बन गए। अब देखिए ये पूरी घटना क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। नहीं, इसको हम कहते हैं शुक्र जनन। और शुक्र जनन जैसे ही होता है तो हमें शुक्राणु प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका जो है निर्माण की यदि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसका निर्माण जो है कौन से हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, थोड़ा सा वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये शंका नहीं रहे कि ये क्रिया कौन से उसमें प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती है। तो इसका भी हम यदि हम बात करें तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो सबसे पहले जो क्या होता है कि अपने एडिनोहाइपोफाइसिस होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है उस एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर जो है FSH हार्मोन बनता है। FSH हार्मोन बनने के बाद में वो रक्त के द्वारा जो है टेस्टिस के पास लाया जाता है। टेस्टिस के अंदर वो जो FSH हार्मोन है वो आकर के शुक्रजनक नलिकाओं को शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो है वो इस प्रकार से पूरी संपन्न होती है। और मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु निर्माण के लिए FSH हार्मोन का होना तो आवश्यक ही है। साथ में क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित भी किया जाता है समय समय पर। तो इसके लिए जो सर्टोली कोशिकाएँ जो होती हैं वो भी शुक्रजनक नलिका के अंदर पाई जाती है और जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में होती है। ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं, और इनके जो स्वतंत्र सिरे कटे फटे होते हैं। तो शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं ये क्या करती है कि
प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव करती है। वो इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन क्या करता है? समय समय पर शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित किए हुए रखता है, क्योंकि वो इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन जो है सर्टोली कोशिका का, वो क्या करता है? FSH का कुछ समय के लिए संदमन कर देता है, और FSH का जैसे संदमन होता है तो शुक्राणु निर्माण कुछ समय के लिए रुक जाता है, और जो बने हुए शुक्राणु जो सर्टोली कोशिका से चिपके हुए होते हैं वो फिर आगे की ओर रिटेटेस्टिस से होते हैं वासा डिफरेंस में चले जाते हैं। उसके पश्चात इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन वापस बनना बंद हो जाता है और FSH बनना शुरू हो जाता है, और वापस शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। और इसमें पूरा का पूरा अपने इस डायग्राम से देख सकते हैं कि शुक्राणु निर्माण हो रहा है। तो एक बार लास्ट बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनती है? स्पर्मेटोगोनिया बनती है। स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन होता है, समसूत्री होगा तो जिससे और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। स्पर्मेटोगोनिया जो है ज़्यादा क्यों बन रही है? ताकि शुक्राणु संख्या में ज़्यादा बने, तो इसके लिए समसूत्री विभाजन यहाँ पर हुआ है। अब स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार को बड़ा कर लेती है, जिससे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो 2n होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आकार में बड़ा करने के साथ उसमें अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जैसे ही होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चूंकि अर्धसूत्री फर्स्ट से बनी है, इसलिए क्या होती है? ये एन हैप्लॉइड होती है। उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इसके अंदर अर्धसूत्री सेकेंड होता है, जो कि समसूत्री की तरह होता है, जिससे स्पर्मेटिड बनती हैं। तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री सेकंड द्वारा हैप्लॉइड ही स्पर्मेटिड बनते हैं, क्योंकि ये समसूत्री की तरह संपन्न होने वाले विभाजन है। इसके पश्चात जो बने हुए स्पर्मेटिड है, इनके अंदर कायांतरण की घटना होती है। कायांतरण का मतलब यही होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि जो स्पर्मेटिड सेल से अपने में से अधिकतम पदार्थ, चाहे वो कोशिका द्रव हो, चाहे वो केंद्र के द्रव्य पदार्थ हो, चाहे कोशिकांग हो, जो इनके उपयोग के नहीं है, उनको क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। निकालने के पश्चात लंबी बेलनाकार संरचना में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। अब स्पर्म जो शुक्राणु जो है आगे जाकर के निषेचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज अपने जो भी देखा है ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अपने जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो है शुक्राणु की जो परिवर्तन, यानी शुक्राणु का जो निर्माण है या शुक्राणु की जो संरचना है, वो दोनों चीज़ें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो ये अपने नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।